प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। राहुल गांधी बिहार पटना के दौरे पर हैं। 18 दिन पहले आए थे वो बिहार में, और उसके बाद 18 तारीख के बाद एक बार फिर से 5 तारीख को पटना आ रहे हैं। क्या है वजह? राहुल गांधी लगातार दोबारा आ रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वो इस बार फिर से अपनी ताकत दिखाएंगे। और कांग्रेस, जो कि कई बार बिहार में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस आरजेडी के पीछे पीछे चलती है, और आरजेडी की तरफ से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी या कांग्रेस के का कोई भी नेता वो नेता नहीं बनेगा, ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बीच राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं, और स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का जन्मदिन है, उस जयंती समारोह है, उसमें वो शामिल होंगे। क्या है मायने इसके, और क्या है बिहार की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव होने वाला है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। पहले राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, उनके बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरे डिबेट में चलेंगे। आने के लिए स्वागत है, बिहार आना ही चाहिए, नहीं आते थे, अब चुनाव आया है तो जरूर आएंगे। लेकिन पूरा देश जानता है कि 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश में राज की है, तो पूरा देश समझता है कि वो उन लोगों ने देश को कैसे लूटने का काम किया। स्वाभाविक है कि जबकि हम लोग चुनावी वर्ष में आ चुके हैं, तो विभिन्न पार्टियां के जो भी नेतागण हैं ये बिहार आना शुरू कर देंगे, और उसी ख्याल से मेरे ख्याल से चूँकि अब फोकस बिहार पर रहेगा आने वाले चुनाव में, इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों, उनके जो लीडर्स हैं निश्चित रूप से आएंगे, तो आकर के अपना जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है, और बिहार की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। हम लोगों के लिए खुशी और गौरव की बात है कि राहुल जी आ रहे हैं। बिहार अभी उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर है। सर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर के सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है सर, राष्ट्रपति के एड्रेस के दौरान जो कमेंट की है। अरे भाई, जब देश में डेमोक्रेसी और संविधान को कुचला जाने लगे, स्क्रिप्ट कौन लिखता है राष्ट्रपति के अभिभाषण का? ऑब्वियसली सरकार लिखती है, और 2014 से मोदी सरकार ही वो स्क्रिप्ट लिखती है। स्क्रिप्ट में जहाँ किसानों के लिए कोई जगह नहीं, नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं, जवानों के लिए कोई जगह नहीं, मजदूरों के लिए जगह नहीं, तो जो करना है करें। दिल्ली चुनाव में मोदी जी कल घूम जा रहे हैं सर, दिल्ली चुनाव में इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस चौंकाने वाला परिणाम देगी। और अरविंद केजरीवाल जी खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी कल घूम जा रहे हैं सर, कैसे देखा घूम जा रहे हैं? जाना ही चाहिए, और कहाँ जाएंगे। पर सर कल वोटिंग भी है दिल्ली का सर, कैसे दिखता है सर? दिल्ली में बोला तो कि चौंकाने वाला परिणाम कांग्रेस पार्टी का होगा। तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ बिहार में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अखिलेश प्रसाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव परिणाम इस बार चौंकाने वाला होगा। दिल्ली चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो देखना होगा। कल दिल्ली में वोटिंग भी है, लेकिन इन सब के बीच वोटिंग के दिन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पटना। राहुल गांधी के पटना पहुंचने के पीछे यह भी संकेत दिया जा रहा है कि पिछली बार जब वो पटना आए थे तो उस बार संविधान सुरक्षा सम्मेलन, इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ईबीसी वोट बैंक पे बात किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के साथ बीजेपी और जदयू भेदभाव करती रही है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण जैसे मुद्दे भी उठाए, और एक उन्होंने और बयान दिया था राहुल गांधी ने कि जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार में, उसमें गलत तरीके से हुआ है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है, वो भरोसेमंद नहीं है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस पीछे जाती नजर आई, और उस कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जातिगत जनगणना जो हुई थी वो इंडिया अलायंस के वक्त ही हुई थी, जब नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थे, उस वक्त की वो जनगणना थी। अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। क्या राहुल गांधी इस बार बिहार चुनाव में, क्या कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में दलित और ओबीसी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि राहुल गांधी के बिहार में आने से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो सकती है, लालू परिवार को हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी को। और इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं
वो भी जुड़ चुके हैं। और हमारे आज के इस शो में रवि रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वोगस्ट हैं, और उनके अलावा हैं राम बंधु वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। रवि रंजन जी, पहला सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, इससे समस्या किसको ज्यादा हो सकती है? क्या लालू परिवार को समस्या हो सकती है, जो लगातार नेतृत्व करती रही है बिहार में, महागठबंधन हो या इंडिया अलायंस हो, उसमें लालू यादव की पार्टी आगे रहती थी, बड़े भाई के तौर पर रहती थी। क्या उनकी टेंशन बढ़ेगी राहुल गांधी के आने से, या भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, राहुल गांधी के आने से किसी की समस्या नहीं बढ़ने वाली है। राहुल गांधी आ रहे हैं, और ये तय है कि पिछली बार भी जब आए थे तो सीधे लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए थे, चूड़ा और चना खाया, फिर वहां बातचीत की और चले गए। वो बिहार में चूंकि लालू प्रसाद यादव ही कांग्रेस को चलाते हैं, कांग्रेस की अपनी कोई हैसियत बिहार में नहीं है कि कांग्रेस अपने मन से चाहेगी कि लालू यादव को वो अपने तरह से चला ली। ये संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो चाहेंगे वही होगा। तो अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये इसको दो तरह से आप देख रहे हैं। एक तो उनको विनती करनी होगी कि हमको भी कुछ सीटें दे दीजिए, लालू प्रसाद यादव से मांगेंगे, या फिर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स होगी कि हम इस बार अकेले लड़ जाएंगे, नहीं तो दिखा देंगे, ये वो करेंगे, ये सब करेंगे, और होगा कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव, उनके कैंडिडेट भी तय करेंगे लालू प्रसाद यादव, और वो बताएंगे कि आपको इस सीट पर लड़ना है, और राहुल गांधी चुपचाप उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के भीतर एक हलचल है। कांग्रेस किया तो अभी तक संगठन का चुनाव नहीं हो पाया, और ये अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये लालू प्रसाद यादव के उनकी पार्टी में रह चुके हैं और उनके शिष्य हैं। तो लालू प्रसाद यादव खुले मन से कह चुके हैं कि इनको सांसद मैंने बनाया था। तो कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को मुश्किल में डाल दें। बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है वो एक मजबूत गठबंधन बिहार में है। उस गठबंधन के सामने लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ी हुई है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन के साथ ही रह जाते हैं तो मुश्किल महागठबंधन को होने वाली है। अगर राहुल गांधी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो बहुत होगा। तो पिछले चुनाव में उनको 70 सीटें मिल गई थी, तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि 70 भी नहीं मिलेंगी उनको। तो जो पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली, उसमें 19 सीटें ही जीत पाए थे। तो राहुल गांधी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले चुनाव में, और वो किस आधार पर कह सकते हैं कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए। हालांकि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको अकेले लड़ना चाहिए, कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी जमीन बनानी है, अपनी जमीन तैयार करनी है, तो कांग्रेस को अपने बलबूते खड़ा होना चाहिए। और ये सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी माने परजीवी की तरह वो दूसरों पर आश्रित है। कांग्रेस खास तौर पर राजद पर, राजद जैसे चाहती है वैसे कांग्रेस चलती है। इसलिए राहुल गांधी के पटना आने से वो 5 बार आ जाएं या 10 बार आ जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो चाहेंगे वही होगा, और लालू प्रसाद यादव ही कांग्रेस को चलाएंगे। जी राम बंधु जी, क्या जो ये कहा जा रहा है, जो बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ये चीज बुरी लगी है कि जब लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व की जब बात हुई तो लालू प्रसाद यादव पीछे हट गए। उसके अलावा दिल्ली चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही है, और उसमें साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के बाकी लोग केजरीवाल के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि हम चुनाव में परिणाम बहुत कुछ अलग दिखने वाला है। क्या इससे कहीं न कहीं आरजेडी को दिक्कत हो सकती है, और राहुल गांधी ये साफ संकेत देना चाह रहे हैं कि अगर आप जितनी हम सीट चाह रहे हैं उतनी सीटें नहीं देंगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी, बिहार में कांग्रेस की जो तेवर है वो बदली से नजर आ रही है। इससे पहले जो भी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें वो बिल्कुल दूध और पानी की तरह आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। इस बार जो राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, या जिन मुद्दों की वो चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों के जरिए वो बिहार में आते हैं, राजनीति करते हैं, उससे साफ नजर आता है कि बिहार में कांग्रेस 2 स्तर पे लड़ाई लड़ रही है। एक तो महागठबंधन के भीतर भी लड़ रही है, और एक बाहर अपनी वो चुनावी जमीन तैयार कर रही है। आप देखिए कि पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे,
तो जातिगत जनगणना को फर्जी बताए थे। राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना को फर्जी बताते हैं तो इससे किस पे वो निशाना साध रहे हैं? नीतीश कुमार पे, या ये आरजेडी का मुद्दा ही छीन रहे हैं? आज आरजेडी चुनाव में जब जाएगी तो जातिगत जनगणना के और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही जाने वाली थी। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जातिगत जनगणना का था। राहुल गांधी ने उसे ही फर्जी बता दिया। तो ये जो खींचतान है वो महागठबंधन के अंदर है, और ये बताता है कि अब बिहार में कांग्रेस एक नए कलेवर में बनना चाहती है, वो एक नए तरीके से अपने आत्मनिर्भर राजनीति की ओर बढ़ना चाहती है। कहां तक वो इसमें सफल हो पाएगी ये तो वक्त बतलाएगा। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का प्रदर्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस माले के साथ मिलके प्रदर्शन कर रही थी, वो आरजेडी को साथ नहीं ले रही थी। तो महागठबंधन में जो आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं, उनमें जो अंदर खेमेबाजी बनी है उसमें कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है। यानी कि महागठबंधन को अब लालू परिवार या तेजस्वी यादव ही लीड नहीं कर रहे हैं। तो दो पावर पॉइंट वहां पे बनते हुए दिख रहा है। तो दूसरी बात यह है कि आप देखिए राहुल गांधी आ रहे हैं, पिछली बार जब आए थे तो नीतीश कुमार की पलटी मारने वाली खबरों के बीच में वो आए थे, और साथ ही साथ नीतीश कुमार से कांग्रेस के साथ मिलके एक नए सरकार बनाने की एक संभावना वाली खबरें भी मीडिया में दौड़ रही थी। उस तलखी के बीच में वो आए थे। हाँ, ये सही बात है कि आए थे तो लालू परिवार से मिले थे, और वो जो आपस में जो एक तलखी वाली खबर मीडिया में फैल रही थी उस पे विराम लगा था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब पुराने ढंग से चुनाव लड़ना, यानी बिल्कुल वो परजीवी की तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा उनका वर्तमान रंग ढंग नहीं दिखता है। आप ये भी देख लीजिए कि जो वर्तमान में वो जो आ रहे हैं, अ, इसकी सूचना अगर आप बिहार में मीडिया कॉरिडोर की बात माने तो ये जो उसके प्रदेश बिहार प्रदेश प्रभारी जो सुनील पासी थे, उन्होंने ये राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया था। यानी बिहार के जो नेता हैं, बिहार प्रदेश कमेटी के कोई सदस्य हैं, उन लोगों के द्वारा राहुल गांधी के आने का कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। यानी कि अखिलेश सिंह, जो कि लालू परिवार के नजदीकी माने जाते हैं, उन उन लोगों को अब कांग्रेस में उतना तरहीज नहीं मिल रहा है। यह भी एक संकेत है कि कांग्रेस के भीतर जो आरजेडी के प्रभावित आरजेडी के नजदीकी माने जाने वाले जो नेता हैं, उन लोगों का राहुल गांधी अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो आप एक दलित नेता के जयंती समारोह में 130वीं जयंती समारोह में वो आ रहे हैं। ये बहुत ही कद्दावर दलित नेता रहे हैं। 1937 में जब सरकार बनी थी तो जगलाल चौधरी जी शराब आबकारी मंत्री थे और बिहार में पहली बार शराबबंदी किए थे। तो जैसे जदयू कर्पूरी ठाकुर के जरिए ओबीसी राजनीति, अति पिछड़ी राजनीति को साधना चाहती है, वैसे ही जगलाल चौधरी के जरिए कांग्रेस अब दलित राजनीति को साधने का एक नया प्रयास कर रही है। इससे पहले भी आप अंबेडकर जी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया था, उसमें भी बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ अपने दलित डिस्कोर्स को मजबूत की थी। तो निश्चित तौर पे अब वो कांग्रेस जो दिख रही है वो पुरानी कांग्रेस नहीं दिख रही है। इसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये भविष्य में तय होगा। लेकिन कांग्रेस की जो नई चहलकदमी है वो दिखा रहा है कि वो अब लालू परिवार के प्रभाव से या आरजेडी के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी वो चुनावी जमीन तैयार करना चाह रही है। जी जी, डॉक्टर संजय सर, राहुल गांधी बिहार पिछली बार आए, पप्पू यादव से मिले भी नहीं, मिलने का जो भी वो था वो अलग ही दिखा कि वो लालू परिवार से तो मिलते हैं लेकिन पप्पू यादव से नहीं मिलते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि वो लालू परिवार से सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहे थे, एक संकेत देना चाह रहे थे कि चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन अंदर से उतनी चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन देखें तो राहुल गांधी अकेले पहुंचते हैं, उसके अलावा इससे पहले भी जो भी एक्टिविटीज़ दिखती है कांग्रेस की, जैसा कि अभी बताया भी गया कि वो कांग्रेस अलग थलग ही दिख रही है। और पप्पू यादव खुल के जिस तरीके से एक्टिव हैं और वो कांग्रेस का नाम लेते रहते हैं, क्या ये अलग अलग तरीके से पप्पू यादव के सहारे और दूसरे संकेतों के जरिए दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, इन सब के जरिए राहुल गांधी साफ संकेत देना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में यदि उनकी आरजेडी यदि 70 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें नहीं देती है उनको, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे आरजेडी के साथ? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी इतना साहस जुटा पाएंगे अकेले चुनाव लड़ने का, क्योंकि ऐसा प्रयोग कांग्रेस की है बिहार में।
हाँ। और इनके हिस्से में जो सीटें आई हैं वो 4 आई हैं, 5 आई हैं, 9 आई हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये लालू परिवार से अलग जाकर के कोई ये जमीन अपना तैयार कर लेंगे। सासाराम की सभा में जब तेजस्वी जी ने कहा कि ये इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए था, तो लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ाने के पीछे का मकसद जो मुझे समझ में आता है वो आता है कि राहुल जी चाहते हैं पैचअप करना, लालू जी से और तेजस्वी जी से रिश्तों को मजबूत ही रखना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में आप पार्टी ने कोई भाव नहीं दिया, कहीं बिहार में लालू जी कह दिए कि नहीं नहीं आप लड़ लीजिए, हम लड़ लेंगे। एक बात ये है कि लालू जी के साथ इनके रिश्ते हैं, रहेंगे और उनके साथ ये चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो यही मेरी समझ। रह गई बात कि वो सुरेश पासी जी ने इनका प्रोग्राम दिया, पिछली बार संविधान बचाओ में अली अनवर ने दिया था और माइनॉरिटी को एक तरह से मैसेजिंग करने की बात हो रही थी। इस बार दलितों को मैसेजिंग करने की बात हो रही थी। बिल्कुल जगलाल चौधरी इनके पार्टी में थे, वो तो 1937 में मंत्री बन गए थे। जब 4 अंतरिम सरकार में मंत्री थे, उस मंत्री में एक जगलाल चौधरी भी थे। मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके वो आ गए थे, फाइनल ईयर की परीक्षा भी उन्होंने नहीं दिया और गांधी जी के कहने पर जो नन ऑपरेशन मूवमेंट था उसमें वो शामिल हो गए थे। तो एक बड़े चिंतक, बड़े राजनेता, बड़े सामाजिक विचारक, प्रणेता जो कह लीजिए जगलाल चौधरी जी का एक बड़ा कद है और बिल्कुल कांग्रेस की विरासत है। तो कांग्रेस भुनाएगी, लेकिन आखिर सवाल उठता है कि 2025 में ही क्यों जगलाल चौधरी 2025 में ही कांग्रेस को क्यों याद आए, जिसमें राहुल गांधी जी आएंगे और पूरे दलित समाज के लोगों को जुटाया जाएगा, उनको नेताओं को टास्क दिया जाएगा कि भाई लाइए दलितों को और बताइए कि दलितों के असली हितैषी, असली सोचने वाले लोग यही हैं, राहुल गांधी जी ही हैं, कांग्रेसी हैं। आपको याद होगा जब लालू परिवार में वो गए थे, चना और ये खा रहे थे चूड़ा, तो तेजस्वी जी ने एक तस्वीर उनको भेंट की थी और वो तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। जी बिल्कुल, वोट की राजनीति है, वोट का गणित है, लेकिन इसी बिहार से 2 व्यक्ति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको कि ठीक है वो कुछ दिन के लिए ही बनाए गए थे लेकिन वो अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कई कमेटियां थी, उस एक कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं और लोगों के मन में उनके प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन ये बिहार तो निर्माता रहा है संविधान का। बीमार थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो बजाबते कॉपी लेकर के गए थे सिग्नेचर कराने के लिए राजेंद्र बाबू खुद उनके घर पर। तो होता क्या है कि जब राजनीति की दिशा दलित, राजनीति की दिशा ईबीसी, राजनीति की दिशा ओबीसी, राजनीति की दिशा अगड़ा, राजनीति की दिशा पिछड़ा, तो लगता है राहुल गांधी जी को कहीं हम पिछड़ न जाए। भाई अल्पसंख्यक तो हमारे तरफ मुखातिब हुए हैं, दलित कुछ बोल नहीं रहे हैं और दलितों को साधने के लिए ये दाव उन्होंने खेला है कि जगलाल चौधरी के जयंती के बहाने वो आएंगे और दलितों को एक मैसेज करेंगे। दूसरी बात, हमेशा आरजेडी इनको ये कह के किनारे कर देती है कि भाई जमीन तो मेरी है, सामाजिक समीकरण मेरे साथ है, आपका तो कुछ है नहीं यहाँ, तो फिर इतनी सीटें क्यों? ये अलग अलग सभाओं में आकर के कभी अल्पसंख्यक, कभी दलित, कभी कुछ के बहाने, कभी ओबीसी के बहाने आएंगे बिहार भी और आएंगे राहुल गांधी और आ करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमारी भी जमीन है, हमारे पास भी समीकरण है। भाई ये तो शराबबंदी कर दी थी, कांग्रेस कहाँ कभी इस बात को लेकर के अपने कालखंड में कभी बोला? जगलाल चौधरी जब आबकारी मंत्री थे, उन्होंने पहली बार शराबबंदी की थी बिहार में। कांग्रेस में कोई स्टैंड तो मैंने कभी नहीं देखा। जाति व्यवस्था को लेकर के वो कहते थे जगलाल चौधरी की मैं जातियों को नहीं मानता हूँ। कांग्रेस का भी अभी तो राहुल गांधी जाति ही गिन रहे हैं पूरे देश में घूम घूम करके कि भाई हम गिन ही लेंगे पूरी जाति। कर्नाटक में गिन लिए हैं, उसको नहीं बताते हैं, लेकिन दूसरी जगह कह रहे हैं कि हम बता देंगे। तो अभी ये कह रहे हैं, तो जातियों में बटा हुआ समाज और जातीय वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी को बताने के लिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं सामाजिक समीकरण मेरा भी है, हमारे साथ भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ भी दलित हैं, हमारे साथ भी अगड़े हैं, हमारे साथ भी पिछड़े हैं,
तो एक साथ इनके दो मकसद हैं। ये इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर के ये मैसेजिंग करने की कोशिश दलितों में कर रहे हैं कि कांग्रेस और दलितों के क्या रिश्ते थे, कालखंड में ये रिश्ते टूटे, बिखरे, अलग हुए, फिर एक बार दलितों को आपस में कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की एक कड़ी है, जिसमें सुरेश पासी जी ने आमंत्रण दिया और ये स्वीकार कर लिए कि हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। अब देखते हैं राहुल गांधी जी कल आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, दलितों के हित की कितनी बात। चूंकि मैंने वो तस्वीर की बात कर दी ना कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भेंट की गई थी राहुल गांधी जी को, तो अंबेडकर उस समय भी थे जब आजादी मिली थी। अंबेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा कांग्रेस से क्यों दे दिए थे? अंबेडकर को चुनाव में किसने हराया था ये भी कांग्रेस पार्टी को पता है। लेकिन अगर आज अंबेडकर इतने प्रासंगिक हो गए हैं, लगता है कि उन्हीं का नाम लेकर के दलितों के वोट की फसल काटी जा सकती है, तो राहुल गांधी जी वो प्रयोग भी कर रहे हैं। देखते हैं कल क्या पटना में ये बोलते हैं, क्या मैसेजिंग करते हैं। बिल्कुल, बोला तो इससे पहले भी था, 18 जो जनवरी को आए थे उस वक्त उन्होंने बोला था और उनका एक बयान सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और ये हर जगह चला कि जो वहाँ पे जातिगत जनगणना हुई है वही फेक है। डॉक्टर संजय उपाध्याय जी के पास जाएंगे। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ रही है। क्या राहुल गांधी जो जाति पॉलिटिक्स जैसे कि कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी उनका नाम ले रहे हैं, इनके सबसे पुराने समय के नेता, 1937 की बात जब उस वक्त के नेता हैं और शराबबंदी कुछ जिलों में उन्होंने लागू भी किया था कुछ जगहों पे और मंत्री भी रहे थे, एक प्रभावशाली व्यक्ति थे उस वक्त और उसके बाद से लेके काफ़ी लंबे समय तक उनका नाम बिहार में चर्चे में नहीं दिखा कभी। अब राहुल गांधी उनके जयंती कार्यक्रम में आ रहे हैं। यह भी बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के नेता नहीं थे, ये चाहते तो बिहार में इनके लिए सबसे बड़े नेता यही हैं, लेकिन अब इनका नाम आ रहा है। इसके साथ ही एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहूँगा कि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव से पहले, उन चुनाव में राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ ये प्रचार किया कि हम पूरे देश में जात जनगणना करवा के रहेंगे। उसी के बीच में बिहार में उससे पहले हुआ भी था जात जनगणना, जिसको इन्होंने बोलते बोलते भाषण में इन्होंने बोल दिया कि वो फर्जी था। अब वो उनसे गलती हुई या जानबूझ के बोला, ये तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस इस चीज में सफल होगी कि दलित वोटर्स के वो हितैषी हैं, ये संदेश दे पाएंगे राहुल गांधी एक संगोष्ठी के माध्यम से? क्योंकि ऐसे वक्त में जब बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता इसमें है, एनडीए अलायंस में है, ऐसे में राहुल गांधी का ये प्रयास कितना कारगर होगा? देखिए, राहुल गांधी जी का यहाँ 15 दिनों के भीतर ही आना हाँ। सिर्फ एक मैसेज नहीं है, बल्कि कई मैसेज है। पहला तो यह कि अभी जो बजट आया है, इस बजट में यूपी के बाद सबसे अधिक धनराशि बिहार को मिली। उस धनराशि में मैं थोड़ा सा जातीय बातें तो अभी की ही गई, डॉक्टर संजय जी ने की, बड़ी धरातल की बात की, अच्छी लगी। तो मैं थोड़ा उससे अलग हटकर बात करूंगा। जो मैं कल से देख रहा था, सोच रहा था, तो अभी मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार मखाना बोर्ड के स्थापना की बात की जा रही है। हाँ। मखाना अभी इंटरनेशनल लेवल पर एक सुपर फूड के रूप में ये इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है, ये कल्टीवेशन थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर इसको स्पॉन्सर करके बूस्ट नहीं किया जाता। तो मेरा मतलब ये तो जो करेगा वो तो बिहार सरकार ही करेगी ना, लेकिन शायद बिहार सरकार इसको करने में अक्षम रही है या प्रपोजल भेजी होगी, ये हमको नहीं पता। तो वो मखाना बोर्ड की पहली बार यहाँ स्थापना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि यहाँ नारियल की खेती नहीं होती लेकिन यहाँ नारियल बोर्ड की स्थापना हो गई थी लालू जी के टाइम। नारियल के लिए यहाँ जलवायु भी उपयुक्त नहीं और नारियल बोर्ड की स्थापना भी हुई और उसके अध्यक्ष भी बना। जबकि मखाना की तो यहाँ खेती होती है। हमको लग रहा है कि देशी नहीं बल्कि पूरे विदेश में मखाना और लीची में
ये प्रोडक्शन में बिहार माने इंडिया नहीं, बिहार अव्वल है। एनीवे, दूसरी बात अब मैं करूंगा पॉलिटिक्स, माने ये कास्ट पॉलिटिक्स। जगलाल चौधरी के बहाने ये दलित मैसेज, दलित कार्ड जरूर देना चाहेंगे, लेकिन उस पर अभी फिलहाल 2 छत्रप हैं। दोनों छत्रप एनडीए की तरह। मगध में आपके जीतन राम मांझी जी हैं और उत्तर बिहार में चिराग पासवान है जी। हाँ, ये दोनों एनडीए के साथ भी बार्गेनिंग पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, ये दोनों एनडीए के साथ भी बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर ठीक से आप गौर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि लगेगा नहीं बल्कि ये सत्य है कि चिराग पासवान ने एनडीए में रहकर 5 बार एनडीए के प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों का विरोध किया। हाँ, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि 5 सीटें उनको मिली और 5 सीटें उन्होंने निकाल दी। ये एक अलग बात है। उधर जीतन राम मांझी जी को भी जितनी भी सीटें मिली, माने कम मिली थी चिराग पासवान जी से, उसको भी उन्होंने निकाल दी। तो ये जो 2 छत्रप अभी उभर कर दलित में आए हैं, इनसे टकराना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको भाजपा पूरा बढ़िया से नर्चर कर रही है। माने उनकी हर मांगों की पूर्ति कर रही है। मांझी जी जो कह रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो रही है, और चिराग पासवान बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और बावजूद वो जो मांग रहे हैं उसकी पूर्ति भी हो रही है। मेरा मतलब कि 2 दलित घोड़े को, एक बूढ़ा और एक जवान घोड़े को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चल रही है। और उसको पता है कि बिहार में दलित आबादी अच्छी है और उसका वोटिंग पैटर्न बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रामक है। हाँ, तो बात यहाँ तक लालू प्रसाद यादव जी की है, तो लालू प्रसाद यादव जी ये कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस को अधिक से अधिक वोट मिले। और अभी अखिलेश प्रसाद सिंह इस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये कायदे से लालू स्कूल के ही प्रोडक्ट है। कायदे से नहीं बल्कि सच है कि ये लालू स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और इन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये राजद के एजेंट भी हैं जी। यही नहीं, ये अपने पुत्र को किसी भी पार्टी से जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते और उनके विरोधी भी कहते, जो सच में दिखाई भी पड़ता है। अपने पुत्र आकाश को जिताने के लिए, एमपी इलेक्शन जिताने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन करवा देते हैं। हाँ, और पूरी उनकी शक्ति उधर चली जाती है। तो ये एक अंतरकलह कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी एक अंतरकलह है, संभव है उस अंतरकलह को काटने के लिए भी ये यहाँ आ रहे हैं। जो क्योंकि राजनीति वो ही नहीं होती जो दिखाई पड़ती। हाँ, जो अखबारों में छपती खबरें हैं वो प्योर पॉलिटिक्स होती ही नहीं, उसके पीछे बातें ढेर सारी होती। बिल्कुल ठीक। हाँ, रवि रंजन जी के पास चलेंगे। जो बातें जी, रवि रंजन जी के पास चलेंगे। हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ते हैं और साथ में वामपंथी संगठन जितने हैं, लेफ्ट विंग है, वो भी चुनाव लड़ते हैं। जो 2020 का चुनाव था उसमें 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली। वहीं वामपंथी दल जो है वो 29 सीटों पर लड़ते हैं और 16 सीटों पर जीतते हैं। ये स्ट्राइक रेट क्या संदेश देता है? और जिस तरीके से हाल फिलहाल में वामपंथी दलों की एक्टिविटी देखें, लोकसभा चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है वामपंथी दलों का। ऐसे में क्या जब सीट शेयरिंग होगी उस वक्त वामपंथी दलों और कांग्रेस को कैसे सीट का बंटवारा हो सकता है? क्या दोनों को बराबर बराबर सीट दिया जाएगा? और यदि बराबर बराबर सीट दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या आरजेडी की सीटें कम की जाएंगी? क्या लगता है आपको?
नहीं, एक बात तो अंकित जी तय है कि बिहार में जो 2025 का चुनाव होगा उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन, अब तो INDIA गठबंधन नहीं है, हाँ। लेकिन उसको महागठबंधन तो अभी कह ही सकते हैं। उसमें आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वामपंथी दलों का, माने राजद के बाद स्ट्राइक रेट वामपंथी दलों का रहा है। तो उनकी माने ये दावेदारी तो बनती है, वो दावेदारी करेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें कम करना चाहेगी राजद को अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी है, लालू प्रसाद यादव अपने जिंदगी में रहते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं, तो राजद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। क्योंकि पिछली गलती वो हो चुकी है कि 10 सीटें अगर और मिल गए होते तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई होती, लेकिन वो कहाँ गलती हुई, कांग्रेस सीटें लूज कर गई। तो राजद के पास ये कहने के लिए है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए आपकी सीटें कम होंगी। वामपंथी दलों की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी अच्छा था और वहां भी अच्छा था। ये जो कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो तो कंफ्यूज है। वो आके कह गए कि ये पूरा जाति ये गणना जो है वो फेक गणना है। तो आप तो विरोध करने वाले थे नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार ने जो जनगणना कराई वो हम नहीं कराएंगे, हम दूसरा कराएंगे, ये तो फेक है। लेकिन आपने तो तेजस्वी यादव के मुद्दे को ही निशाना बना दिया। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के अलग हटकर कुछ बिहार में सोचेंगे और उनकी पार्टी उस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। तो लालू प्रसाद यादव, जो मैंने पहले भी कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से, पिछले बार भी आपने देखा ना लोकसभा चुनाव में कि किस तरह से उन्होंने बिना किसी से पूछे, गठबंधन में बिना किसी से पूछे सीटों का बंटवारा किया, अपने हिसाब से कैंडिडेट तय किया और उनके जो कैंडिडेट थे उनको भी लालू प्रसाद यादव ने तय किया। तो इस बार भी लगभग यही कुछ होगा। हाँ, राहुल गांधी अभी दलितों की राजनीति कर, एक जमाने में जब वो दलित हरिजन कहे जाते थे तो पूरा हरिजन और ये अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, ये तो उनका अपना वोट बैंक था, ये तो उनका पॉकेट बैंक था। लेकिन वो सब बिखर गया 77 के चुनाव, 74 आंदोलन के बाद ये खत्म हो गया। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी दलित नेता के उसमें आ जाए, जयंती में और किसी में चले जाएं। इन लोगों ने तो जगजीवन राम की अवहेलना की थी और जगजीवन राम को हाशिए पर रख दिया था। तो अब वो क्या दलित की राजनीति करेंगे और क्या कहेंगे? वो लालू प्रसाद यादव से कुछ बातचीत करेंगे, उनको वो मनाएंगे और वो कहेंगे कि हमको भी साथ में रखिए। और कांग्रेस की सीटें मेरे हिसाब से इस बार 70 सीटें उनको नहीं मिलने वाली है, वो सीटें कम होंगी, वामपंथी दलों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। राजद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी कि इस बार कोई इफ बट उसको नहीं रह जाए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी है तो राजद अपने हिसाब से बिहार में राजनीति करेगा और सीटों का बंटवारा भी करेगा। बिल्कुल। राम बंधु जी के पास जाएंगे। पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार किया पप्पू यादव ने। इसके अलावा दिल्ली में काफी एक्टिव दिख रहे हैं, दिल्ली चुनाव में पप्पू यादव प्रचार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाला है, क्या रोल होगा पप्पू यादव का? क्या आपको लगता है पप्पू यादव को कांग्रेस स्पेस देगी या आरजेडी स्पेस देने देगी? राम बंधु जी, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर संजय जी के पास आएंगे। सर, सेम सवाल है यही, क्या पप्पू यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार के चुनाव में स्पेस मिलेगा? कांग्रेस किस तरीके से उनको स्पेस दे सकती है? आरजेडी क्या उनको प्रचार करने देगी, स्पेस देने देगी? नहीं देने देगी। अब अगर स्पेस देने देती तो पप्पू यादव कांग्रेस को उम्मीदवार होते ना पूर्णिया में, और एक सीटें और कांग्रेस की झोली में चली जाती। वो तो गए थे, लालू परिवार से मिल करके गए थे, पूरी पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में शामिल करा दिया था, लेकिन कांग्रेस उमा भारती को उम्मीदवार उतार दी। अभी तो कुछ दिन पहले पप्पू यादव कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने बूते बिहार में चुनाव लड़नी चाहिए। तो अखिलेश सिंह से लेकर के सारे कांग्रेसी जो थे वो कहे कि उनकी पत्नी उनकी बात मानती है, वो चले हैं सलाह देने कांग्रेस को। तो अब पप्पू यादव के बारे में जब बिहार के कांग्रेसी इस तरह से बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वो कितने नजदीक हैं, और लालू यादव की नाराजगी को झेल करके भी कांग्रेस पप्पू यादव को प्रमोट करेगी, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं।
लालू यादव ही कांग्रेस से खुश हो जाए, यही बड़ी बात है, ताकि इनके हिस्से में थोड़ी सीटें आ जाए। और ये तो गए थे अखिलेश सिंह के श्री बाबू की जयंती में सदाकत आश्रम में लालू यादव बोल आए हैं कि मैंने इन्हें राज्यसभा भेजा है, मैंने बनाया है, हमने इनको सलाह दी थी कि आप राज्यसभा में आप क्यों नहीं जाते हैं, और मैंने सोनिया जी से बात की, तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने जाके बोला था। तो अखिलेश सिंह के बारे में ये बताने की ही जरूरत नहीं है कि वो लालू के कितने खास हैं, आरजेडी के कितने खास हैं। वहीं मंत्री बने थे, वहीं से विधायक बने थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस उनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए है, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन तक बने रहेंगे या लालू की इच्छा पर कंटिन्यू करेंगे, ये डिपेंड करता है लालू प्रसाद जी पर। कांग्रेस बिहार में अभी भी आरजेडी की बैसाखी पर है। इतना कहने के बाद, तेजस्वी जी के इतना कहने के बाद कि ये अलायंस केवल लोकसभा तक था, इसके बाद चना चूड़ा खाने चले जाते हैं लालू प्रसाद जी के यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी बिहार में आरजेडी की ताकत को कितना समझ रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हैं। लोकसभा में 4 सीटें आरजेडी जीती तो 3 सीटें कांग्रेस भी जीती, लेकिन जो विधानसभा का इनका स्ट्राइक रेट है वो तो 19 है, और वामपंथियों का सीपीआईएमएल को 19 सीटें मिली थी, 12 जीत गए थे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, उसकी जमीन है, उसका एक समीकरण है, हर विधानसभा क्षेत्र में 10-5 हजार वोट हैं उसके। तो अगर लगता है कि हम लेफ्ट को थोड़ा सा देंगे, चूंकि इस बात को समझिए कि लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनकी आखिरी इच्छा वही है, और वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कल कांग्रेस से किनारे भी उनको करना पड़ेगा, तो वो करने में 1 मिनट भी परहेज नहीं करेंगे। बोले ही थे ना इंडिया अलायंस को लेकर के कि ममता बनर्जी नेतृत्व करेगी तो क्या बुरा है। इस पर लोगों ने पूछा कि कांग्रेस को बुरा नहीं लगेगा, कांग्रेस नाराज नहीं हो जाएगी, कांग्रेस ऐतराज नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐतराज करने से क्या होता है। तो वो लालू प्रसाद जो कहते थे कभी कि अगर एनडीए को हरानी है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के छतरी के नीचे आनी होगी, वो लालू प्रसाद की भाषा बदल गई। तो उनका भी एक सूत्री, वो अर्जुन के आंख की तरह, वो जो मछली का आंख है ना, वो तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री पद, लालू जी ने उसके इधर कुछ सोच रहे हैं ना कोई उधर कुछ सोच रहे हैं। वो कितना भी चूड़ा चना उनके यहाँ जाके खा ले, अगर लगेगा कि कांग्रेस बाधक फिर बन जाएगी इनके मुख्यमंत्री बनने में तेजस्वी जी का, तो लालू जी समझौता करने वाले नहीं है। उस मामले में लालू जी बड़े ही परिपक्व हैं, उनको लालू पता यादव है। की लालच तो समझ में आती है, लेकिन पप्पू यादव को किस बात की लालच है कि एकदम से असहज स्थिति में है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही है, कोई बड़ा नेता भाव नहीं दे रहा है, आरजेडी भाव नहीं दे रही है। जिस पार्टी का बार बार बड़े नेताओं का नाम लेते हैं वहां से कोई भी इनको ऐसा कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं होता है, प्रदेश का कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनके पास दूसरे विकल्प भी तो हो सकते हैं, क्या वो जदयू या बीजेपी इन सब के भी संपर्क में जा सकते हैं, लेकिन वो जब ऐसा लगता है जैसे जबरन वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े हो। क्या लालच है उसके पीछे, उनकी क्या वो है कि वो कांग्रेस में ही रहना चाह रहे हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के बहाने हम थोड़ी अपनी जमीन को मजबूत करें। कांग्रेस, वो तो चाह रहे थे कि कांग्रेस हमें प्रदेश अध्यक्ष बना दे, उसकी जिम्मेवारी है। पप्पू यादव तो यहाँ तक चाहते हैं, तो उनके चाहने से क्या होगा जब तक आरजेडी नहीं चाहेगी। 2 नेताओं को, कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को, बिहार में आरजेडी देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो दिल्ली उल्ली ही घूमे, बिहार में वो नहीं है। पप्पू यादव तो गए थे झारखंड में, प्रचार करने भी गए थे, जब वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और ये बाकी पार्टियां। लेकिन पप्पू यादव को कोई ले तब तो हुआ है, भाजपा उनको क्या देगी, जेडी उनको क्या देगी। वो पप्पू यादव जब आएंगे तो ऐसे ही थोड़े कोई सामान्य तरीके से वो आएंगे कि चलिए हम आपकी सदस्यता ले लेते हैं। हम अब तो चूंकि एमपी हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो पप्पू यादव कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई उस तरह का कद्दावर नेता नहीं है। और दूसरी चीज कि उनको लगता है कि जब कांग्रेस जैसी पार्टी का साथ हमें मिलेगा तो हम बिहार में सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, उत्तर बिहार की वो जो जमीन है, दक्षिण बिहार की जमीन है, उसको हम साध पाएंगे। लेकिन पार्टी तो साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं साथ दे रही है भाई। कहे तो कि मौर्या होटल में उन्होंने उस कमरे के बगल में कमरा लिया जहां राहुल ठहरे हुए थे,
सदाकत आश्रम में उनको फटकने नहीं दिया लोग, कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहीं दिखे नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थी जहां थे, जहां राहुल गांधी गए थे, वहां उनको लोगों ने नहीं मिलने दिया। तो अब साथ क्या, पप्पू यादव, ये राहुल गांधी पूरा दिन पिछली बार घूमते रहे पटना, और पप्पू यादव को कहीं मिलने तक नहीं दिया गया, बातचीत तक नहीं हुई। तो अब राहुल गांधी जी कितना पप्पू यादव को भाव दे रहे हैं ये तो समझ सकते हैं। अगर राहुल गांधी चाहते कि पप्पू यादव से हमारी मुलाकात हो, बात हो, हम मिलें, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेसी की हिम्मत है बिहार में कि राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत पप्पू यादव को कोई रोक दे? तो राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं मिलना, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस कर रहे हैं। देखते हैं पप्पू यादव को कितना घास दे पाती है कांग्रेस, या पप्पू यादव ऐसे ही किनारे रह जाते हैं। बिहार की बात छोड़ें अगर, तो दिल्ली की भी बात कर लें, झारखंड की भी बात कर लें, तो हेमंत सोरेन के साथ तो पप्पू यादव नजर आते हैं, कल्पना सोरेन के साथ नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव नहीं नजर आते हैं। बाहर भी, मतलब यहां अगर आरजेडी का दबाव समझे तो बाहर भी ये नहीं दिखता है। तो ठीक है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि हेमंत सोरेन के साथ गए थे। ये तो पप्पू यादव झारखंड के बारे में दावा कर रहे थे कि जहां जहां हम गए चुनाव प्रचार करने, सारी सीटें जीत गई, मतलब मेरे ही वजह से वो सारी सीटें जीत गई, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। तो पप्पू यादव क्या क्या दावा करते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो पप्पू यादव बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस उनको बहुत महत्व नहीं दे रही है, बहुत भाव नहीं दे रही है। अब कारण तो कांग्रेस ही बताएगी कि पप्पू यादव जो बार बार कांग्रेस की तरफ मुखातिब हैं, लेकिन कांग्रेस उनको कोई भाव नहीं दे रही है, और आरजेडी ने तो उनसे किनारे ही कर लिया है। इसलिए देखते हैं पप्पू यादव क्या करते हैं आगे। संजय जी के पास जाएंगे। संजय जी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, संजय उपाध्याय जी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें देखा गया कि संविधान की बात जब हुई तो ये दिखा कि इसका जो नकारात्मक असर पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता दिखा। ये कहा गया कि बीजेपी ने संविधान का अपमान किया या संविधान को बदलना चाहती है, इस वजह से बीजेपी को यूपी जैसे स्टेट में, बड़े स्टेट में कई सीटों पर हार मिली। कांग्रेस इसी मुद्दे को पकड़ के रखी हुई है। इससे पहले संसद में लगातार अंबेडकर के नाम पे बवाल कटा, उसके बाद फिर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार में इसके पहले की जो सभा देखें और अभी अब जो आ रहे हैं, दोनों से संकेत साफ है कि कांग्रेस बिहार में पूरा इसी मूड में है कि इस बार का चुनाव हम संविधान, दलित, ओबीसी बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ चुनाव हुए हैं जिसमें यूपी में लोकसभा चुनाव को छोड़े तो बाकी जगहों पर उतना असर नहीं दिखता है। बिहार में इसका कितना इंपैक्ट है, संविधान जैसे मुद्दे कितना काम करेंगे? देखिए, ये बड़े भारतीय संविधान को बदला नहीं जा सकता, ये चीन नहीं है, ये एक पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस कंट्री है, ये देश है। ये एक अलग बात है कि चीन से हम बहुत पिछड़े हुए हैं कई मायने में, लेकिन ये संविधान कोई मुद्दा लोग रहने नहीं देगा। संविधान की धाराओं में संशोधन हो सकते हैं और हुए। अब बात, अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये उठती है, थोड़ा सा ये बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब समालोचना होती है तो यह भी कहा जाता है कि ये महज एक डॉक्यूमेंट है, इसके नियंता कैसे हैं उन पर निर्भर करता है कि इसका निर्धारण, इसको ठीक से संचालन वो कैसे करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इशू स्पेशली फॉर द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। मेरी समझ से कास्ट इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा कास्टिज्म कर दिया गया है कि माने कहीं कहीं तो लगता है कि जहर बो दिया गया है समाज में। काट रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग और इसमें पीस रहे हैं सामान्य आदमी, और पॉलिटिकल लोग ही ज्यादा गंदा किया समाज को कास्ट के लेवल पर, बांट बांट कर, खंडित कर। अब क्या होता है दलित पॉलिटिक्स और ब्राह्मण पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। जो बेहतर है, अब वोट की राजनीति है तो यहाँ बड़ा चुप हो जाना पड़ता है, सोचना पड़ जाता है। लेकिन ये बेहतर सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं कि दलित के नाम पर राजनीति हो, ओबीसी के नाम पर हो, ईबीसी के नाम पर हो, फिर कास्ट के नाम पर हो, ब्राह्मण के नाम पर हो, भूमिहार के नाम पर हो, लेकिन हो रही। सच यही ये कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कॉमन आदमी इसमें पीछा जा रहा है। तो हाँ, ये माने रख रहा है, ये माने रख रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस में यह भी बात उठती है, क्यों नहीं हम अकेले पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन फिर पार्टी के भीतर ही विरोध हो जाता है कि नहीं हम लड़ नहीं सकते, हम उतना जीत नहीं सकते। और जो मुझे अंदर खाने से जानकारी मिली है कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव के पहले अध्यक्ष पद से हट गए या हटा दिए गए, तब संभव है कि कांग्रेस यहाँ अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़े। एक बड़ी मजबूत बात, मुझे एक मजबूत स्रोत से ये बात कही। वो लालू यादव के सहारे, लालू यादव एक बहुत बड़े छत्रप है। हाँ, आज जो दलित पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कभी ये दलित भी लालू यादव के साथ रहे हैं। 90 के दशक को अगर याद किया जाए, 90 के दशक से लेकर 2005 तक, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का अगर कहीं आत्मस्वाभिमान जगा तो 243 सीटों पर खड़ा कर सकता है। जब जंग सुराज, वो 4 महीने की पार्टी 243 सीटों पर खड़ा करने का साहस कर रहा है या घोषणा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? रवि रंजन जी, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते हैं? रवि रंजन जी के पास जाएंगे। उसमें राजद के एजेंट भी। ठीक ठीक, अंतिम सवाल ले लेते हैं रवि रंजन जी से। कांग्रेस क्यों नहीं इतना मतलब कि अपनी शक्ति, मतलब इच्छा शक्ति जाहिर कर पा रही है कि वो, जब उसके पास पप्पू यादव हैं और तमाम लोग हैं, संगठन है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक तो है, कई जगहों पे सपोर्ट करती है। क्या कांग्रेस ये चुनाव लड़े तो पूर्णिया जैसे एरिया और कई ऐसे एरिया हैं जिसमें से 17 सीटें अगर वो जीत रही है गठबंधन के साथ, तो क्या इसके अंदर इतनी भी इच्छा शक्ति आ सकती है कि 17 सीटें वो पूरे सीटों पर लड़के भी जीतने की क्षमता रखती हो? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक बार तो अपनी आजमाइश, माने अपनी ताकत की आजमाइश खुद करनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि वो परजीवी की तरह एक पार्टी बनी हुई है, वो राजद पर आश्रित है और राजद जो चाहता है वही कांग्रेस करती है। लेकिन कांग्रेस जब तक इस जंजाल से निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसकी ताकत बढ़ने वाली है नहीं। और उनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। ब्राह्मणों की पार्टी का एक धब्बा उन पर है, लेकिन ब्राह्मण उनके साथ नहीं। कितने परसेंट है? एक तो माने जाति जनगणना हो गई तो ये भी पता चल गया कि ब्राह्मण मतदाता कितने परसेंट है, उसमें भी कांग्रेस के साथ कितने परसेंट है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प है। अब तो प्रशांत किशोर भी एक ब्राह्मण नेता के तौर पर यहाँ पर उभर कर आ गए हैं। तो कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उनके पास कोई ऐसा एक वोट बैंक नहीं है जो पहले किसी जमाने में हुआ करता था। हरिजन उनके साथ थे, अल्पसंख्यक उनके साथ थे, ब्राह्मण उनके साथ थे। तो ये एक बड़ा वोट बैंक था जिसके आधार पर वो बिहार नहीं, देश की सत्ता पर वो काबिज रहे वर्षों वर्षों तक। लेकिन 1974 के आंदोलन के बाद बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों, कई राज्यों में माने उनकी ताकत खत्म हो गई, टूट गई। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आ गई, तो क्षेत्रीय पार्टियों के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ रहा है, अनेक राज्यों में झुकना पड़ रहा है। तो बिहार में भी वही स्थिति है। तो उनकी अपनी कोई ताकत अगर बनानी है, अपनी जमीन बनानी है, तो उनको अपने बल पर। लेकिन मुश्किल ये है कि तेजस्वी यादव के सामने कोई युवा नेता खड़ा ना हो सके। लालू प्रसाद यादव की ये चिंता है। पप्पू यादव को इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने कोई युवा
तुर्क नेता खड़ा हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कन्हैया को इसीलिए बिहार से बाहर किया कि कोई युवा नेता उभर कर सामने ना आ पाए। तो लालू यादव चाहते भी नहीं है कि कांग्रेस की ताकत बढ़े, और कांग्रेस इस जंजाल से निकल भी नहीं पा रही है, क्योंकि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लालू प्रसाद यादव के शिष्य हैं, उनके चेले हैं। तो उस जंजाल से कांग्रेस निकल जाए तो अच्छी बात होगी। 1-2 चुनाव के बाद वो अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। मुद्दे क्या हैं उनके पास? ये संविधान के लाल किताब जो दिखाते चल रहे हैं चारों तरफ ये, और कर रहे हैं जाति गिन लूंगा, और फिर ये भी कर रहे हैं कि हमारी जाति पूछ रहे हैं, बड़ा अपमान कर दिया। तो आपको बिहार में अगर राजनीति करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस अलग से क्या करने जा रही है, उनके पास मुद्दे, उनके पास एजेंडा क्या है और क्या करना चाहती है। बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले लड़ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार जी, संजय उपाध्याय जी और रवि जी, तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के जो बात यह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बिहार में तैयारी कर रही है, लेकिन क्षमता नहीं, इच्छा शक्ति नहीं दिखती है, और बार बार वो पूरी तरीके से लालू परिवार का पिछलग्गू बने हुए दिखती है। और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका तक नाम यही दिया जाता है कि लालू पॉलिटिक्स के, लालू स्कूल्स के निकले हुए वो एक तरीके से छात्र हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे वो चलते हैं। भविष्य में कांग्रेस क्या करेगी ये राहुल गांधी के आने वाले समय में एक्टिविटीज़ पे ही समझ में आएगा। राहुल गांधी दूसरी बार रैली एक तरीके से कहेंगे कि लोगों से मिलने जा रहे हैं पटना में, और इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, और प्रदेश भर से दलित जो समाज के लोग हैं, उनके बड़े लोग हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दलित और ओबीसी वोट बैंक को साध पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।